सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। ईंट का जवाब पत्थर से, लोहा लोहे को काटता है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। ये ऐसी कहावतें हैं जो हम अरसे दराज से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन गलत बात ही दरअसल वो बात होती है जिसे बर्दाश्त करना होता है। अगर बात दुरुस्त हो, सही तरह से बयान की जा रही हो तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आपके कॉमनैलिटी में आती है, आपको उसको बर्दाश्त नहीं करना होता, आप उसे साथ लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ये अलमिया है कि हम हर उस गलत बात का जवाब भी गलत से देने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है। एक मारूफ बरतानवी फिलोसोफर है और उनका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज बेहतरीन फिलोसोफर गुजरे हैं और उन्होंने एक बेहतरीन कहावत कही है। उन्होंने कहा कि आई हैव सीन ग्रेट इनटॉलरेंस शोन इन सपोर्ट ऑफ टॉलरेंस, यानी अदम बर्दाश्त पर लेक्चर देने के लिए भी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाता है, यानी अखलाकियात पर लेक्चर देने के लिए भी बद अखलाकी का मुजाहरा किया जाता है। यानी उमूमी रवैया बनता चला जा रहा है हमारी कौम का, और यह बात खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए कही गई है, क्योंकि ये लोग जब लड़ते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाले ने अगर कोई बात कर दी है तो हमें बर्दाश्त के साथ तसहीह करते हुए उसके साथ गुजारा करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके साथ किसी ने गालम गलोच कर दिया है तो उसका जवाब भी गालम गलोच से दिया जाए। अगर आपको किसी ने गाली दे दी है तो उसका जवाब भी गाली से दिया जाए। अगर आप पर किसी ने किताब फेंक दी है तो उसके जवाब में भी किताब फेंक दी जाए, ये देखे बगैर कि इसके ऊपर कोई ईमानी जुमला भी लिखा हो सकता है, कोई कुरानी बात भी लिखी हो सकती है। तो ये लेवल ऑफ इंटॉलरेंस है। जब अवामी नुमाइंदों को इलेक्ट करके ऐवान में भेजा जाता है तो अवामी नुमाइंदों के ऊपर अवामी नुमाइंदा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस बात की नहीं होती कि वो मेंबर कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली बन चुके हैं, बल्कि जिम्मेदारी इस बात की होती है कि आपने अगर कोई जुमला बोलना है तो उसको पब्लिक सुन रही है, आपने अगर कोई बात करनी है तो उसको फॉलो किया जा रहा है, और आपने कल को वोट लेने जाना है तो लोग ये जानते हैं कि आप ऐवान के अंदर क्या बात कर रहे हैं और असल में ऐवान होता किस लिए है। अंडरस्टैंडिंग हमारी पब्लिक की सिर्फ ये है कि हमने एमएनएज चुनकर कौमी असेंबली में भेज दिए तो एमएनएज अपना काम वहां पर कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐवान दरअसल लेजिस्लेशन के लिए होता है, कानून साजी के लिए होता है। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब के 5 साल दौरे हुकूमत की बात कर लें और हालिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो वो ऐवान जिसके अंदर कानून साजी होनी चाहिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि उन 5 साल दौरे हुकूमत में, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 5 साल के दौरान 192 एक्ट्स पास हुए, 192। और इन 3 साल के दौरान कुल 49 एक्ट्स और तरमीमी एक्ट्स पास हुए हैं, यानी आधे से ज्यादा टेन्योर पास हो चुका है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत से निस्फ भी आपने यहां पर कानून साजी करने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ रिबर्टल्स आ रहे हैं, सामने वाला जो बात करता है उसके जवाब में दूसरा बयान दागा जाता है, यह सोचे समझे बगैर कि आपके मुंह से निकले हुए जुमले, आपके अल्फाज किसी के ऊपर क्या असर छोड़ सकते हैं और इंटरनेशनली इस मुल्क का, इस तहजीबी याफ्ता मुल्क का, हमारी असास का, हमारे कल्चर का और हमारे मजहब का तशख्खुस किया जा रहा है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग अवाम का पार्लिमान। हैशटैग अवाम का पार्लिमान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानों में शामिल हैं जनाब बैरिस्टर एतजाज अहसन चौधरी साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन और कानून हैं और पार्लियामान के अंदर होने वाली कानून साजी के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इसके अलावा पार्लियामान के अंदर जो भी धमा चौकड़ी होती है उसके ऊपर बेहतरीन कानूनी और आईनी राय दे सकते हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं शेख रुहेल असगर साहब। शेख रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। आजकल खबरों में बड़े इन हुए हैं क्योंकि इनके कुछ मुतनाज़ा बयानात की वजह से इस वक्त कल्चर के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान के माहिर आईन व कानून जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका ताल्लुक चूंकि पंजाब से है, आप HSN से पढ़े हुए हैं और
पंजाबी कल्चर को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं आपसे पहला सवाल ही यही पुट करना चाहूँगा कि क्या गाली देना पंजाब का कल्चर है, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों मुसलसल इस पर तबर्रा किया गया सियासतदानों की जानिब से? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। कल्चर तो वैसे ही तहजीब का नाम है, मज़हब और शाइस्ता ज़बान, और पंजाबी तो एक बड़ी मीठी और बड़ी ही प्यारी ज़बान है। बुल्ले शाह की ज़बान है, सुल्तान बाहू की, वारिस शाह की। ये तो ज़बान ही मियाँ मोहम्मद ले लें तो इसमें तो मिठास है बहुत, और बहुत शीरी बयानी है, शीरी गुफ्तारी है। और जो कोई कहता है कि इसमें गाली देना कल्चर का हिस्सा है, रश की आ सकता है उस पर। और पंजाबी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। राइट। अब बैरिस्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि ऐवान के अंदर जो कुछ होता है, जाहिर है कि वहाँ पर अराकीन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, स्पीकर के पास भी इस्तेहकाक है कि वो चीज़ों को मॉनिटर करे और हाउस को चलाने में अहम किरदार अदा करे। अगर वहाँ पर गालम गलोच होती है, धक्कम पेल होता है, तो क्या कानूनी तौर पर इस तरह के वाक़यात को कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है बैरिस्टर साहब? हाँ, उसी वक्त वैसे तो स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो सार्जेंट एट आर्म्स को कहे कि वो अपने जितने भी मुलाजमीन साथ हैं वो लेके आके और मुतलका MNA को, मेंबर को उठा के और बाहर फेंक के उनको बाहर ले जाएं। ये इख्तियार तो है स्पीकर के पास, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर तो एनफोर्स करना हाउस में उसका काम है। प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई मेरा ख्याल है कि जो गालियाँ निकालने वाले दो MNA से बिलखसूस, उनको गालियाँ एक तो उनको अब कोई हटाने लगता तो दूसरों ने आके उसको बचाना शुरू कर देना था। वो गालियाँ देता, जो कल्चर समझता है गालियाँ देना कल्चर है, उसको बचाने वाले आ जाते, फिर वो और दींगा बुझती, फिर जो सार्जेंट एट आर्म्स और उसकी नफरी है वो उनको किसी से थप्पड़ लग जाता, किसी MNO को तो कोई और मामला चला जाता। ये दुश्वारियाँ भी तो स्पीकर को देखनी पड़ती है ना। कल का ये परसों का तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, और बड़ा ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और दुनिया में जहाँ जहाँ देखी गई होगी और बड़ी दुनिया ने देखी होगी, मैं तो वो पार्लियामेंट, आप सच बताएं, जानता हूँ कि 1951 में 1951 में मेरे वालिद साहब इलेक्शन जीते गुजरात से, और उनका पहला वो रिजल्ट आता था 2-3 दिन में, क्योंकि वो टांगों पे और घोड़ों पे रिजल्ट आ रहा होता था, कोई या तार या ईमेल या ये तो होती नहीं थी, नेट वगैरह, टेलीफोन होता था, वो एक फोन होता था कैंडिडेट के घर में। तो वो रिजल्ट जब आया तो डिप्टी कमिश्नर का फोन आया कि जी आप जीत गए हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर था, वो और सेशंस जज। आपका पहला, मेरे वालिद का पहला जो इक़दाम था, उन्होंने कहा भाई कार आगे लाओ सामने के बरामदे के सामने। तो मेरी वालदा ने, दूसरे ने पूछा क्या रिजल्ट आया, मुबारकें लेनी है, आपने किधर जाना है? उसने कहा मैं पीर मोहम्मद के घर जा रहा हूँ, जो मेरे से हारा है उसके घर जा रहा हूँ, पहले उसको तसल्ली देनी है कि मैं नहीं जीता, तू जीता है। उसकी बेगम को तसल्ली देनी है कि शौहर हार गया, भाई तेरा जीता है और जो काम तुम्हारा होगा पहले होगा। ये तहजीब थी। और जब ये जा रहे थे तो वो उधर आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई, रास्ते में आमना सामना हो गया। तो ये अब तो ये किताबें उठा के मारना, फेंकना। बैरिस्टर साहब, यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो किताबें उठाकर मारने वाला कल्चर है, बिना देखे कि आपकी नज़र में बज़ाहिर तो वो किताब बजट किताब है या दस्तूर की किताब हो सकती है, लेकिन उसके पहले सफ़े के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम और नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम लिखा हुआ था। और जिस अंदाज से उठा कर मारी गई हैं किताबें,
उसके ऊपर निदामत तो नदारत, मतलब किसी ने उसके ऊपर बात करना तक मुनासिब नहीं समझा, तो कितना, एक तो अखलाकी गिरावट की निशानी है, दूसरा कानूनी तौर पर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पार्लियामान में हैं और जो किताबें उठा के मार रहे हैं उसके पहले सफे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। वो तो हमारे नोट पे भी लिखा हुआ है और चलता है नोट, कायदे आज़म की तस्वीर है और वो चलता है। उनकी क्या बात करेंगे। हाँ, ये जरूर है, ये मैं आपको बता दूं जी, ये अगर किसी ईसाई ने या किसी हिंदू के हाथ से बजट की किताब चल गई होती और उस पर बिस्मिल्लाह लिखा भी होता तो इस वक्त तक उसको अंदर भी होना था और उसकी बेल भी किसी जज ने नहीं करनी थी। ये सारे मुसलमान थे, इनको परवाह नहीं है। ये कोई, मैं ये समझता हूँ इनको कोई परवाह नहीं है, कोई इसका गम इसलिए नहीं होना चाहिए। ये गम जरूर होना चाहिए कि अगर यही काम किसी ईसाई मसीही से हो गया होता या गैर इरादतन होता, वो मौलवियों ने छोड़ना था उसको, बिल्कुल दुरुस्त, उसको वहां के स्टाफ ने छोड़ना था, एमएनए ने छोड़ना था। वो बेहुरमती कर दी, बेहुरमती, ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी। हम तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हया ही नहीं है हमारे में, दोहरे सारे दोहरे हैं, मेयार हैं, हमारे दौरे में आते हैं। अच्छा सर, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट की तरफ हम जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से यह कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक के मामले के ऊपर असेंबली से जो मंजूर शुदा बिल हैं या कवानीन हैं उनको हमने किसी तौर वापस नहीं लेना है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात इन कवानीन या बिलों के हक में है या नहीं है? इन बिलों में असल में तरमीम तो होनी चाहिए, बातचीत तो बैठ के इसमें कोई होनी चाहिए और बुनियादी तौर पे मसाइल तो दो ही हैं बाकी सारी में। एक वो ईवीएम है जो मशीन बटन दबाने से आपका वोट काउंट कर लेगी जी, और एक ये ओवरसीज पाकिस्तानीज में है। ओवरसीज पाकिस्तानीज में तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम खुद ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े ममनून हैं, हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ओवरसीज, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट में तो उसका तो हमें इतना नहीं मसला होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक मसला आता है। क्या? दरअसल मसला ये है सारा एतमाद का। एतमाद आपका और मेरा आप पे और आपका मेरे पे रह नहीं गया। अब मुझे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि वैसे उस पे उसकी टेक्नोलॉजी को पे गौर हो सकता है, मैं कहता हूँ, लेकिन एतमाद नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट है आप ये उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं फीड कर देंगे कि हर 4 वोटों के बाद 5वां वोट वो मेरी पार्टी को डालेगा वो मशीन ऑटोमेटिकली। इसका क्या किया जा सकता है? तो ये तो एतमाद की बात है। उसमें तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, डबल के वो एक बैलेट पेपर भी निकाल दे साथ ही, जिस तरह बार काउंसिल करती है जी, और साथ ही वो मशीन पे भी भेज दे रिजल्ट, और आपके पास बैलेट पेपर जो आपने निशान लगाया है वो भी आ जाए। तो इन नटशेल जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ पाया हूं एतजाज चौधरी साहब, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के हक में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून की मुखालफत नहीं करेगी, इस बिल की मुखालफत नहीं करेगी। ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे लिए। इससे पहले मैं जब मुसलसल ये सुनता आ रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने तो एक बड़ी बात कर दी और मेरे लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक में होगी, और अगर ये हो जाता है तो इटसेल्फ ये रिफॉर्म्स की तरफ पहला कदम होगा। बैरिस्टर साहब, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, बहुत बड़ा स्टेप होगा, बहुत बड़ा स्टेप होगा।
इसके लिए लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि हमें कुछ ना कुछ डिटरमिन करना पड़ेगा कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी वोट करेगा। अगर उसने आके पर्सनल वोट करना है और उसकी वो पूरी होनी है वो जो आंखें और बायोमेट्रिक्स जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक्स, तो बायोमेट्रिक्स किस सूरत में होगी? उसके अपने कंप्यूटर में घर के बैठे होगी या वो कहीं किसी पोलिंग स्टेशन पे जाना उसको लाजिम होगा? अगर पोलिंग स्टेशन पे लाजिम होगा जाना तो लंदन में तो 200-600 पोलिंग स्टेशन बन जाएंगे। लेकिन कोई छोटा कस्बा हुआ, वहाँ जो बैठे हुए 5 पाकिस्तानी हुए, वो उनका वोट ज़ाया हो जाएगा। तो ये सारी सोचने की बातें बैठ के पार्टीज को आपस में बैठ के बातचीत करनी की जरूरत है। अच्छा, तो बगैर ये एतजाज साहब, तो किसी बैकडोर सतह पर अब इस मामले के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, या जो लोग बिल पेश कर चुके और पास करा चुके हैं उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हाँ ओवरसीज के ऊपर हम राजी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के लिए हम राजी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर अंडरस्टैंडिंग हुई है कोई ऑफिशियल? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी, अभी तक कोई बातचीत नहीं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी साहब मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल के हवाले से बात ज़रूर करनी है। हुकूमत कहती है कि हमने ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको काबिल अमल नहीं कराना है, जबकि अपोजिशन इसके ऊपर शदीद शोर शराबा कर चुकी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने इसी के ऊपर तफसीली बातचीत करनी है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऐवान तो हमारा कानून और आइन साजी के लिए होता है, यहाँ पर आइन में तरमीम भी हो सकती है, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त ही होगा जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहस होगी, और बहस की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाना चाहिए कि आपके जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो कितना प्रेजेंट होते हैं, उनकी हाजिरी कितनी होती है। मैं डिटेल्स देख रहा था, गुज़िश्ता 3 साल में 238 इजलास हुए हैं और उनमें से सिर्फ 25 इजलासों में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने शिरकत की है, यानी उनकी हाजिरी का तनासुब सिर्फ 9.25% रहा है। तो अब जब मुल्क का वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द हाउस सिर्फ इतनी कम हाजिरी देगा ऐवान के अंदर, तो क्या बहस होगी और क्या कानून साजी होगी या आइन साजी होगी बैरिस्टर साहब? हाँ, ये बहुत मुश्किल है और इससे ये भी महसूस होता है कि वज़ीर आज़म जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं, कायदे ईवान है, वो उस ईवान को अहमियत ही नहीं देते। इसमें आप अगर देखें तो सिर्फ हाजिरी जिसकी पूरी मुकम्मल नज़र आती है हमारे पिछले वज़ीर आज़म में, वो यूसुफ रज़ा गिलानी की है। जी जी, मियां सब भी गायब रहते थे, कभी नहीं आते थे, और उनकी भी मतलब है इमरान खान से थोड़ी बहुत या ज्यादा या ऊपर या नीचे होगी जब आप फिगर निकालेंगे तो। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की मेरा ख्याल है, मैं आसानी से कह सकता हूँ 97 या 98% होगी उसकी हाजिरी। और वो एक प्रॉब्लम ये होती है कि वज़ीर आज़म को ये एक मुश्किल दुश्वार हो जाती है कि MNA सारी दरखास्तें लेके अपने ऊपर आ खड़े होते हैं हर तरफ। जो दरखास्त है वो सीधी वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म उनके वैसे तो हाथ कोई भी नहीं आता, ना वज़ीर आला आता है। आप शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला हाज़िरियाँ देख लें तो पार्लियामेंट में हाज़िरियाँ कोई नहीं, इधर उधर हर जगह हाज़िरी है, पार्लियामेंट में कोई नहीं। तो जब अगर आ जाए तो वो फिर सारे अपनी दरखास्तें लेके, किसी को मुलाजमत चाहिए, किसी को परमिट। अब एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल, मतलब एक लेमैन के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऐवान का किरदार क्या होता है, चाहे वो अपर हाउस हो लोअर हाउस हो।
अगर मियां नवाज शरीफ साहब के 5 साल दौरे इक़्तिदार को, यानी उनकी हुकूमत के, उनकी जो जमात है उसकी गवर्नमेंट के 5 साल दौरे इक़्तिदार को देखते हैं तो उसमें 194 एक्ट्स पास हुए, 194 जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। और इस दौरे हुकूमत में 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में ओनली 49 एक्ट्स और तरमीमी एक्ट्स पास हुए हैं। तो क्या हम एक्ट्स या बिल के पास होने को एक मय्यर या गेज के तौर पर देख सकते हैं कि वाकई किसी पार्लियामान या ऐवान की परफॉर्मेंस का गेज यही हो सकता है, या सिर्फ आना, लड़ना भिड़ना, धक्कम पेल और चले जाना यही खासियत है या कल्चर है ऐवान का? नहीं, कितनी कानून साजी की है, ये तो बहुत अहम, और इसमें मियाँ साहब बिल्कुल बदस्तूर आगे हैं, और मियाँ साहब बदस्तूर आगे रहे हैं सारे हर दौर में। उसकी वजह ये रही है कि मियाँ नवाज शरीफ को जब भी मिली है 2/3 मेजॉरिटी मिली है हाउस में और अक्सरियत मिली है सेनेट में, तो उनके लिए कवानीन पास करना आसान नहीं। मैं तो हैरान हूँ, अगर इमरान खान 49 कवानीन पास करा चुका है, मुझे तो ये तवक्को नहीं थी कि ये करा सकते, क्योंकि इनके तो कवानीन सेनेट में से ही पास होने के लिए उनका मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं रही, आज तक मेजॉरिटी नहीं है। तो ये तो दुश्वारी है। मियाँ साहब के लिए बड़ी सहूलत थी। आपने देखा मियाँ साहब ने एक दिन में पता नहीं कितनी आईनी तरामीम कर दी आइन में। जी जी, उनके उनके पास वो बुलडोज करते थे, वो भी ठीक नहीं है, वो भी अच्छी बात नहीं है। चलें सर, 150 कवानीन बुलडोज करके बना दिए। बिल्कुल ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगले 5-6 मिनट में मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल कर लूं। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, इसके ऊपर एक कमेटी भी बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी सर या मुखालफत करेगी? इसमें मुख्तलिफ शिकें हैं, हर शिक को ऑन मेरिट्स देखना पड़ेगा। कितनी अथॉरिटी दी जा रही है मीडिया अथॉरिटी को, क्या उसका ऊपर से उसकी रेगुलेटर को कौन रेगुलेट करेगा, हु विल गार्ड द गार्ड। फिर वो इख्तियार अदालतों का क्या इख्तियार है, और क्या सेंसिटिविटी है, किस बात पे सेंसिटिविटी है मीडिया रेगुलेशन के लिए, और किस बात पे नहीं है। ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यानी इन ए नटशेल मैं जो समझ पाया हूं, आप लोग इसके ऊपर डिबेट करने को तैयार हैं, यानी उसकी शिक बाय शिक डिबेट हो सकती है। ये नहीं है कि सुनने से पहले ही, जिस तरह पीएमएलएन इनकारी हो चुकी है, आप भी इनकार करेंगे, यानी आप डिबेट के लिए तैयार हैं पीपल्स पार्टी? नहीं, हम हर डिस्कशन के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, अगर प्रोवाइडेड दैट कि वो माहौल पैदा किया जाए कि जिसमें डिस्कशन हो सके। अगर माहौल वो नहीं होगा तो फिर हम डिस्कशन के लिए भी तैयार नहीं, पर अगर माहौल हो। आपको लगता है कि माहौल डिस्कशन के लिए साजगार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर गवर्नमेंट? अभी तो माहौल डिस्कशन के लिए साजगार नहीं लगता मुझे, पर करना चाहिए, करना पड़ेगा, हुकूमती को तो करना पड़ता है ये काम। सर, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहाँ खो गई है? एजाज साहब, आपसे बेहतर कमेंट कोई इसके ऊपर नहीं कर सकता। ये किधर गई पीडीएम? पीडीएम ने वो एक रोड रोलर था, उसका क्रैंक टूट गया है। रोड रोलर था भारी, चलता जाए और आगे से हर चीज की सफाई करता जाए। ये खुद ही टूटा है, किसी ने तोड़ा है सर? वो कोई सियासी बात नहीं, उनमें देखिए सियासत होती है, जो आप कर सके उसके दायरे में रह के कहाँ तक आप अपने बात को मनवा सकते हैं। वो तो डिक्टेशन देते थे, मौलाना साहब भी डिक्टेशन देते थे और मरियम बीबी भी डिक्टेशन देती थी हर किसी को। हमें शो का नोटिस जारी किया हुआ, कभी ये भी सुना है किसी ने कि एक पार्टी को अफसर मातहत को शो कॉज नोटिस देता है, इजहार वजू का नोटिस मातहत को? ये हम मातहत हैं, कोलिशन में कोई पार्टी मातहत नहीं होती। और वो शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना और मरियम बीबी लगे हुए हैं कि
शो कॉज नोटिस का पहले जवाब दें। सर आप बादियों नजर में मरियम नवाज को और मौलाना साहब को डिक्टेटर करार दे रहे हैं वैसे, बाय द वे आपके जुमलों से मुझे ये लग रहा है। मुझे कोई इसमें वो नहीं है, वो पता लगता है उनके तरीके से और फिर उनके जो साथी हैं उनके तरीकों से कि वो डिक्टेटर हैं। वो डिक्टेट करती हैं, वो कहती हैं मेरे पास, यहाँ तक कहती हैं मेरे पास सबूत और बहुत सारे हैं तुम सबके साथ बारे में, और बड़े एम्बैरेसिंग सबूत हैं। पहले तो उनसे सबूत लेने चाहिए ना, सारों के वापस लेने चाहिए। वो कौन सी टेपें हैं, किसके खिलाफ कौन सी टेप है जो इस्तेमाल होनी है वक्त जरूरत, उसकी डिस्क्रेशन को, उसके इख्तियार को खराब करने के लिए, जिस तरह वो जज अरशद का किया होगा, उसमें कोई टेंशन ही थी ना। राइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर टाइम बाय कर लिया है आपको लगता है 2023 तक? पाकिस्तान में बेटा माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। कुछ भी हो सकता है। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। ये मेरे अल्फाज याद रखो, मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। राइट। आई विल क्लोज द डिस्कशन हियर। जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब, पाकिस्तान के नामवर माहिर और कानून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान, दो इंपॉर्टेंट बातें कर गए हैं आज की टोटल डिस्कशन के अंदर। पहली बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक के राय दही के इस्तेमाल के हवाले से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर डिस्कशन के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले किसी भी फोरम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा की जानिब से यह नहीं कहा गया वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हक में ही नजर नहीं आते। तो चौधरी साहब बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि ये उनके रिफॉर्म्स के वो हक में हैं और ये होने चाहिए। दूसरी बड़ी बात वो अभी कह गए हैं, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब ये दोनों डिक्टेटर हैं, इन्हीं की वजह से इस ट्रेन का क्रैक टूटा है। यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम गाली कल्चर और गाली कल्चर को पंजाब के कल्चर से जोड़ने वाली शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब शेख रुहेल असगर साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आजकल बड़ी खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं आप, और एक मुतनाज़ा जुमला आपने दे दिया, गाली को पंजाब का कल्चर करार दे दिया, और मुझे तो नहीं लगता कि ये जुमला स्पॉन्टेनियसली आपके मुंह से निकला है। अगर ऐसा नहीं है तो भी वजाहत कर दीजिए, और अगर आपने अज़राह तफन्नुन कहा था तो भी ज़रूर कह दीजिए, क्योंकि मैंने जो अब तक आपको टेलीविज़न पर देखा है आपने वजाहत में जवाब नहीं दिया या नहीं दे पाए, क्योंकि सवाल ही आपसे इस तरह के किए गए हैं। रुहेल साहब। नहीं, मैं अब कभी अल्फाज अदा करने के बाद मैं बैकआउट नहीं करता। वो असल मैं आपको थोड़ी सी उसकी वजाहत करूँ। पहली बात तो ये आप जेल में रखें कि हमारे यहाँ एक अजीब मंतक, अजीब मजाज है, अजीब तरीका है कि कोई शख्स अगर गलती कर दे ना, हम उसकी तौसीह कर रहे हैं या उसको ठीक करने या उसको समझाने के बजाय हम उसकी तजलील शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हम बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, मुफक्कर हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर तहजीब और तमीज़ का को समझता कोई नहीं है। और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ना किसी को कह रहा। हाँ, ये आप कह सकते हैं, मुझे कह सकते थे यार कि भाई ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ये यहाँ पे मुनासिब नहीं है, और ये लफ्ज़ हम, बल्कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि लफ्ज़ रवायत अगर होती, क्योंकि रवायत बुरी भी होती है, रवायत अच्छी भी होती है, अगर उसकी जगह रवायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब लफ्ज़ था। अब जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, जो मेरी करीब हैं, उनको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव बेहतर, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो शेख साहब तो फिर आपको इस बात का इतराक है कि आपने जो जुमला इस्तेमाल किया वो नामुनासिब था, या नदामत है कि इससे दिल आज़ारी हुई होगी पंजाब से वाबस्ता लोगों की? मैंने
कोई अच्छा, दिल आज़ारी वाली बात जो है ना, कसम से मैं आपको ये बात बताऊँ, सिर्फ मौका चाहिए किसी की तजलील का मौका चाहिए हमें कि कोई लफ्ज़ पकड़ लें। क्या मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया? वो आपने कुतबे देखे थे ना, जो मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन लेके खड़ी थी चौकों में, वो जो आपको याद होगा, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। कहाँ गया वो? अब कभी सुना आपने उस बात को? कभी इसमें भी आप देख लीजिएगा, एक दो दिन अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए, मैं अब ये बात कह रहा हूँ ना कि कल्चर की बजाय ट्रेडिशन, अगर ट्रेडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मेरे, अच्छा आप इतने ज़ीरक लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये चाहिए था मुझे कहना कि यार आपने ये कल्चर की जगह आप ट्रेडिशन इस्तेमाल करते तो ज़्यादा बेहतर था। आपने क्या के लिए इस्तेमाल कर दिया? मैं आपको अप्रिशिएट करता, मैं कहता हाँ यार आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं बड़ी माजरत करता हूँ, बड़ा चेपिता हूँ इस बात पर यार, लेकिन आप तो मेरे कपड़े उतारने तुले में, कमाल। तो अच्छा वैसे मैं उसका बेस्ट वे ये भी है शेख साहब कि आप हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे ये कह ही दें कि मैंने एक नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मुझे पता नहीं चला, हो गया मुझसे, उसकी तस्हीह हो सकती थी, लेकिन कतई तौर पर उसे एक लफ्ज़ के जरिए किसी बंदे की शख्सियत का अहाता नहीं किया जा सकता ना। अच्छा फिर मैं आपको एक, ये लफ्ज़ नामुनासिब जो है ना, ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ तो वो कल्चर है, सकाफ़त आपकी सकाफ़त तो हमेशा से अच्छी होती है और कौमों की सकाफ़त होती है, वो कौम की पूरी कौम की होती है। मैंने एक बात की, अगर मतलब वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद अलहदगी में जब होंगे या आप ऑफ स्क्रीन होंगे या अपनी महफिल में होंगे तो फिर आप कहेंगे यार बात वो ठीक कर रहा है, बात बाद में करते हैं, गाली पहले दे देते हैं और अज़रा मजाक दे देते हैं। और आप देखेंगे दोस्त, पुराने बेतकल्लुफ़ दोस्त होते हैं, वो आपस में इस तरह गालियाँ देते हैं जैसे मतलब आम गुफ्तगू हो रही है। तो ऑन ग्राउंड तो मैंने बात वो हकीकत की थी, लेकिन बात वो फिर वही आ जाती है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो ठीक होना चाहिए, वो दुरुस्त नहीं है, वो कल्चर नहीं कहना चाहिए था मुझे। ये देखें आज अब प्यार से आप मेरे से बात कर रहे हैं, पहला चैनल है, पहला एंकर है जिसके सामने मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना मुझे पूछ ही दे, मतलब मुझे देखिए मैं शेख साहब आप मेरी इस्लाह करें। शेख साहब कदा कलामी की माजरत, मैं यकीन करें मैं यही मुसलसल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे नोटिस कर रहा था कि आपको कम से कम बोलने का पूरा मौका तो देना चाहिए, और किसी शख्स के एक जुमले के ऊपर उसकी पूरी शख्सियत का अहाता करना इंतहाई नामुनासिब है ऑन पार्ट ऑफ एंकर्स एज वेल। तो आपने कम से कम इस बात को एडमिट जरूर किया कि उसकी जगह दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता तो शायद बेहतर होता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं को अपनी कोई तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन कभी मौका मिले तो आप मेरे पोतों से, मेरे नवासों से, नवासियों से, पोतियों से आप पूछ के देखें, मेरे मतलब पूछ के देखें, फिर आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो आपको ये लफ्ज़ कहेंगे कि ये हमारा जो दादा या नाना दुनिया का सबसे बेहतरीन नाना दादा है, कि इतना मैंने चौड़ किया हुआ उनको। और मतलब मेरी अपनी आदत है, मैंने अपने वोटर्स को बहुत चौड़ किया हुआ है यार, मेरे वोटर्स जो है ना, मैं मतलब मेरी एक्सेस ऐसे है जैसे एक आम आदमी होता है, मैं एक आम आदमियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब फिर उसके बाद एक और मैं आपको गुजारिश करूँ, तो आप बात चल निकली है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ देता हूँ। प्लीज़। एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने गालियाँ निकाल रहा हूँ। मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि उस वीडियो के पीछे या उस गुस्से के पीछे क्या चीज़ बना थी। मतलब आपको याद होगा कि उसका गुस्सा जो था, मेरा गुस्सा जो था, वो उस वक्त सामान को चू रहा था, इसलिए कि एक बच्ची जिसका नाम मरियम औरंगज़ेब है, उस पर तशद्दुद करने की कोशिश की गई यार। एक शख्स जो आपका साबका वज़ीर-ए-आज़म है उस पर हाथ उठाया गया। एक शख्स जो आपका सेनेटर है, मुअज़्ज़ज़ सेनेटर, सेनेट का रुकन है, मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर है यार, उस पर हाथ उठाया गया। फिर एक हमारा जमात का सेक्रेटरी जनरल पे मतलब तशद्दुद करने की कोशिश की। ये क्या तरीका है यार? और फिर क्या ख्याल है आपका, जिस लड़की को मैं अपनी बहन तस्लीम करूं तो मैं खड़े होकर उसके सामने तस्लीम होता देख सकता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये पंजाब का रवायत नहीं है कि भाई बहनों के सर पे चादर पड़ते हैं, उनके सामने तशद्दुद करना किसी बहन के
मेरा ख्याल नहीं कोई भी गौरा करता। अब वो चीज़ किसको नहीं दिखाई कि इस शख्स ने ये सब कुछ जो किया उसके पीछे क्या चीज़ थी। क्या मैं आपको कोई दिमागी तौर पर मफलूज नज़र आता था? और मैं ज़िंदगी में मुझे इस बात का हमेशा से फ़ख्र रहेगा, इंशाअल्लाह फ़ख्र रहेगा कि ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का कोई मैंने लोग तो नशे नुशे करते हैं ना, जो आजकल आपके सामने ही है, नशे में सारी तकरीरें भी नशे में होती हैं, सारा कुछ। तो अल्लाह का फजल है, करम है कि मेरे पे कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। वो गुस्सा जो था, वो जो मेरा रवैया था, उस रवैये के पीछे जो गुस्सा था, जिस मंतक थी, वो किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसा रवाज बनता जा रहा है कि आप किसी की इस्लाह करने के बजाय, हकीकत सुनने के बजाय आप उसकी तजलील शुरू कर देते हैं। करते हैं, मुझ जैसा बंदा फिर कहता अच्छा। अच्छा, अब शेख साहब, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ को पेश करने की बजाय उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए कि असल में हुआ क्या और ट्रिगर किस बात ने किया। ये बात तो आपकी जगह पर 100% दुरुस्त है, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, आप जैसे नुमाइंदे और पब्लिक फिगर्स जिनकी एक सेंटिटी है, जिनका आवाम के अंदर असर और रसूख है, जिनको लोग लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, वो जितना बड़ा भी रिएक्शनरी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कोई अमल अंगेज क्यों ना हो, उनका रद्द अमल अगर किसी गालम गलोच की सूरत में आएगा तो लोग उसको डिसलाइक करेंगे। आप इस बात से तो इत्तेफाक करेंगे ना शेख साहब? मैं 100% मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी एक मेजॉरिटी मौजूद है जो इस ज़ुबान को या इस ख़िताब को पसंद नहीं करती। मतलब वो लोग हैं अभी, और लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये अब चूँकि इसकी एक बुनियादी वजह है। अच्छा, उस दिन भी जिस दिन ये हुआ है, वाक़या हुआ, उस दिन मुझे गुस्सा भी था और गिला भी था कि मेरा उस सारे एपिसोड में तल्लुक कोई नहीं। अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही कि जी आपने मलाइका को मारी है। मैंने कहा यार मैंने नहीं मारी, वो तो उसने वो शाह मोहम्मद कुरैशी होगा, मुझे क्या पता, मेरा तो मुझे इल्म ही नहीं है। पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब इस वक्त बड़ा भाई है पाकिस्तान का, और पंजाब में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे ख्वातीन हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो पंजाबी कल्चर से वाबस्ता है, हम सब का ताल्लुक भी पंजाब से है। अगर किसी ने इस चीज़ को बुरा महसूस किया है कि आपने जुमले इस्तेमाल किए हैं तो या आपसे हो गए हैं या जिनको गलत कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, उस पर अगर आप माजरत करना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है सर। नहीं, मैंने तो आपको गुजारिश की है ना कि मैंने आपके जाने। अच्छा, मज़े की बात देखें कि पंजाब का जो लिबास के हिसाब से था वो तो आपको पता याद ही होगा लिबास क्या था पंजाब का। जी हाँ। अच्छा, इस तरह कोई नहीं देखता कि मैंने वो लिबास अपने पे जेब तन करता हूँ। बस अक्सर आपने देखा होगा आपने लुंगी ओढ़ी हुई होती है, आप चादर लेते हैं ऊपर। मैं अक्सर आपको अपने शोज में जब बुलाया है तो आप इसी तरह आते थे। मैं आज कर रहा हूँ, मैं हमेशा चादर पहनता हूँ, ऊपर कमीज कुर्ता पहनता हूँ, इस वक्त मैं उसी लिबास में हूँ और मुझे तो उसमें कोई कंप्लेक्शन नज़र नहीं आता और ना ही मुझे कोई ऐसी नज़र आती है चीज़। तो मैं तो बड़े धड़ल्ले से पहनता हूँ, इस किस्म की जरूरत नहीं है किसी में। बस ये मैंने आपको अर्ज़ की ना कि अगर पहले दिन ही अगर आपका मकसद इस्लाह करना, देखें आप मीडिया का काम है इस्लाह करना, तनकीद करें, ज़रूर तनकीद करें, ज़रूर इसको इशू बनाएं, ज़रूर इस पर बात करें, लेकिन इस्लाह करें कि आइंदा ऐसा मामला ना हो। कोई आज मेरी बात है, कल कोई और भी होगा। तो अगर आप इस्लाह के पहलू में, मुस्बत इस्लाह के पहलू में करेंगे तो वो मेरे ख्याल में शायद बेहतर नज़र आएगा। और लेकिन अगर आप किसी की तजलील शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई इम्पेक्ट आएगा। वक्ती तौर पे आएगा, ठीक है, आप कर लीजिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब मुझे जानने वाले या मेरे साथ जो प्यार करने वाले हैं, जो मेरे साथी हैं पुराने, आप जो मर्ज़ी कर लीजिए। अब वो कहेंगे जी इसने बेहतर किया। अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने तो आपको आपके शुरू में कहा कि ये आपका पहला चैनल है और आप पहले एंकर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया कि हाँ ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। कल्चर नहीं, ट्रेडिशन इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशन तो बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करना मेरे नहीं ख्याल के मुनासिब है।
एब्सोल्युटली राइट। और हम भी आपसे तवक्को करेंगे कि अगर किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने इसको बुरा महसूस किया है तो आइंदा इसको मलहूज़ रखते हुए आप जुमलों के इस्तेमाल में थोड़ा ख्याल रखेंगे। ये आपके फॉलोअर्स की भी तवक्को है, हमारी भी तवक्को है, बीइंग मीडिया हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। जनाब शेख रुहेल असगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आपने हमारे लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो उसके बाद का पैराया उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ठेस ज़रूर पहुंचती है, लेकिन उनको वजाहत का पूरा मौका तो देना चाहिए। और अगर आपने तस्हीह करनी है, आपने सामने वाले की करेक्शन करनी है, तो इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप उसकी तजलील करें, तस्हीह करें और उसके बाद पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये बंदा तो गलत है। गलत को दुरुस्त करने का भी मलका या सहरा मीडिया के सर जाना चाहिए और उसके लिए मीडिया को भी कुछ जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।